हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग के डीएलएड 4th सेमेस्टर की जो साइंस की मैं क्लास ले रही थी, उसमें मैंने आपको जो लास्ट में चैप्टर पढ़ाया था वो था आपका चुंबक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका और ये मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था। बस आपको 4-5 चीज़ें इसमें देखनी होंगी। सबसे पहले चुंबक क्या होती है, चुंबक की क्या क्या विशेषताएं हैं यानी कि गुण, चुंबक का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और उसके बाद चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता क्या क्या होती है, और लास्ट है आपका धारावाही प्रणाली का। तो ये चीज़ें बस इनको पढ़ लीजिएगा, चैप्टर आपका फिनिश। ठीक है, चलिए आज जो चैप्टर आपका रहेगा वो रहेगा रक्त। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। रक्त कणिकाएं हो गई, प्लाज्मा हो गया, WBC, RBC, इन सब से क्वेश्चन आपका आता है। तो शुरू करते हैं कि रक्त है क्या। रक्त जो है आपका एक गाढ़ा, तरल, चिपचिपा और अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ से मतलब क्या है कि अपारदर्शी पदार्थ का मतलब है ऐसे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। ठीक है, आप आर पार नहीं देख पाएंगे। इसके बाद ही मैं आपको कुछ और समझा देती हूँ। फिर एक होते हैं आपके पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ के आर पार हम देख सकते हैं, पूरा पूरा आर पार दिखाई देगा। ठीक है, जैसे पानी, पानी के आर पार आप देख सकते हैं, तो इनके आर पार दिखाई देगा। और आपके तीसरे पदार्थ होते हैं अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है और थोड़ा थोड़ा नहीं दिखाई देता है, यानी कि कुछ हिस्सा आपको दिखाई देगा। जैसे अगर आप क्या करें, एक कागज़ का टुकड़ा लें और उस पर अगर आपने देखा हो कभी ऑयल वगैरह गिर जाता है, तो वो क्या करता है, अल्प पारदर्शी की तरह काम करेगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। ऐसे ही कुछ कपड़े वगैरह के टुकड़े होते हैं, यानी कि बहुत ही पतला कपड़ा है, तो अगर आप उसमें देखें तो आर पार बिल्कुल हल्का हल्का दिखाई देता है। तो किसका काम करेगा वहाँ पर, वो अल्प पारदर्शी पदार्थ का। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं कि जो रक्त है वो किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि रक्त कैसा है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है, तो रक्त की जो प्रकृति है वो रक्त एक क्षारीय द्रव है, इसलिए इसका पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है इसका पीएच मान। पीएच मान याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसकी प्रकृति को भी याद रखिएगा कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। पीएच मान को यहाँ फटाफट से मैं आपको समझा देती हूँ कि पीएच मान है क्या। पीएच एक स्केल है इस तरीके का, जहाँ पर आपको 1 से लेके 14 तक की संख्याएं अंकित की गई और बीच में आपका होता है 7। ठीक है, 1 से लेकर 7 के बीच जितने भी अगर कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान 1 से लेकर 7 के बीच आ रहा है, तो उसकी प्रकृति रहेगी अम्लीय। कैसी प्रकृति रहती है, अम्लीय। और जिसका पीएच मान 7 से लेके 4 के बीच में आएगा, उसकी प्रकृति कैसी रहती है, क्षारीय रहती है। अब भाई 7 वाले की प्रकृति कैसी है, तो 7 वाले जिसका पीएच मान 7 होगा उसकी प्रकृति होती है उदासीन, यानी कि ना तो वो अम्लीय होगा और ना ही वो क्षारीय होगा। तो 7 के बाद आपके 7.1 से शुरू होके कहाँ तक जाएगी, 14 वाली, तो ये हो जाएंगे सारे के सारे अम्लीय। और यहाँ 1 से लेके कहाँ तक, 6.9 तक जो प्रकृति जाएगी वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अम्लीय। क्लियर है। चलिए, तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। बस यहाँ तो रक्त की प्रकृति कैसी, क्षारीय है और पीएच मान इसका 7.4। रक्त के घटक की बात करें तो रक्त के मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। कौन कौन से हैं वो 2 घटक, पहला है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। बात करते हैं कि रक्त में कितना हिस्सा प्लाज्मा का होता है और कितना हिस्सा रुधिर कणिकाओं का होता है। तो लगभग आपका 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है रक्त में, और 45 से 40% क्या होता है, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं आपकी 3 प्रकार की हैं, WBC, RBC और कौन सी, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये आपकी प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की हैं रक्त कणिकाएं। समझ में आ गया। यानी कि रक्त अगर 100% है तो उसमें से 55 से 60% आपका प्लाज्मा मौजूद होगा और 45 से 40% उसमें रक्त कणिकाएं होंगी, और उन रक्त कणिकाओं में आपको WBC, RBC और प्लेटलेट्स मिलेंगी। अब बात करते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे, इससे क्या है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और आपके MCQ पूछ लेते हैं। तो प्लाज्मा जो है कैसा है, हल्के पीले रंग का एक तरल होता है। दूसरा, रक्त में इसकी मात्रा कितनी होती है, रक्त में ये कितना पाया जाता है, तो 55 से 60% भाग क्या होता है, प्लाज्मा का होता है रक्त में। और इस प्लाज्मा में बात करें, जैसे
रक्त में तो कितना है 55 से 60% हिस्सा प्लाज्मा का है, लेकिन प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं। जो प्लाज्मा है ये भी तो किसी से मिलकर के बना होगा, तो प्लाज्मा में आपका वाटर होता है यानी कि जल होगा, साथ साथ कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि इन जल और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी होती है। तो इस प्लाज्मा में लगभग 90%, 90 से 92 भी आपको कहीं की लिखा मिल जाएगा, लेकिन 90% या 92% इसमें क्या होगा, पानी पाया जाता है। यानी कि प्लाज्मा जो बना हुआ है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, पानी और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है, जल की है। तो प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है और इसके अलावा इसमें अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी मिले होते हैं यानी कि पाए जाते हैं। क्लियर है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं क्या हैं, तो रुधिर कणिकाएं जो है वो आपकी तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले इनका अगर भाग की बात करें तो रक्त में ये 45 से 40% रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं, तो पहली है लाल रुधिर कणिकाएं जिनको हम RBC बोलते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स। फिर है श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC वाइट ब्लड सेल्स। और फिर आपकी आती हैं प्लेटलेट्स। तो डेंगू की बीमारी होती है ना, उसमें क्या कम हो जाती हैं, प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है 2020 में कि रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, तो उनको आराम से लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं RBC की यानी कि लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। चलिए शुरू करते हैं। RBC के क्या क्या पॉइंट है। RBC का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इन RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। RBC जो होती है इनमें क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक का अभाव होता है यानी कि केंद्रक इनमें अनुपस्थित होगा, केंद्रक नहीं पाया जाएगा, केंद्रक अनुपस्थित रहेगा। ठीक है, इनका जीवन काल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया था इनका जीवन काल कितने दिन का होता है। तो RBC का जीवन काल होता है 120 दिन का। RBC यानी कि रेड कलर है ना, और ब्लड भी हमारा रेड कलर का ही होता है। क्यों होता है, ये लाल लाल क्यों दिखता है, तो ये लाल दिखता है हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण। और ये हीमोग्लोबिन क्या है, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, इसी कारण ये क्या होता है कि ये लाल रंग की होती हैं। इनका कब्रगाह क्या बोला जाता है, RBC का कब्रगाह यानी कि कहाँ पर ये खत्म होती है, तो ये होता है यकृत। इसके बाद बात करते हैं कि RBC का मुख्य कार्य क्या है। तो देखो RBC से पहले मैं आपको ब्लड का बता दूं कि ब्लड क्या क्या काम करता है। तो ब्लड जो है वो आपका एक परिवहन का काम करता है। आपको मैंने परिसंचरण तंत्र पढ़ाया था, वहाँ पर बताया था कि परिसंचरण मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में हर किसी चीज़ का सर्कुलेशन होना, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, तो एक आता है हमारा हृदय, रक्त वाहिनियाँ आती हैं, रक्त वाहिनी यानी कि जो आपकी शिरा और धमनी हो जाएंगी। ठीक है, रक्त वाहिनी, और आता है साथ में क्या, ब्लड। तो जब परिवहन का, परिसंचरण का मतलब ही क्या है, हर चीज़ का ट्रांसफ़र हो जाना पूरी बॉडी में। तो ब्लड क्या है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो ब्लड निभाता है। कुछ भी चीज़ हो, अगर वाटर है या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जितनी भी चीज़ें हैं सबका परिवहन, सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक बॉडी में कौन लेके जाएगा, ब्लड लेके जाएगा। तो एक तरीके से ब्लड का काम क्या है, हर चीज़ को ट्रांसफ़र करने का काम है, परिवहन करने का काम करता है कौन, ब्लड। तो जो काम ये कर रहा है वही RBC का मुख्य कार्य है। तो RBC का भी मुख्य कार्य क्या रहेगा, O2 और CO2 यानी कि ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन करना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से कि अगर RBC की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, RBC की कमी से रोग हो जाता है एनीमिया। यानी कि और एनीमिया रोग में आपसे पूछ भी लेते हैं ऐसे करके कि खून की कमी किस कमी में खून की कमी से कौन सा रोग होता है, तो खून की कमी से क्या होगा, एनीमिया होगा, जिसमें क्या कम हो जाती हैं, आपकी रेड ब्लड सेल्स की भी कमी हो जाती है। इनकी कमी होगी तभी तो खून की कमी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। WBC पूछी गई थी, RBC WBC दोनों ही पूछी गई थी आपसे। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि सफ़ेद कलर की होंगी। सफ़ेद कलर की है, इसका मतलब क्या है कि ये अवर्णीय कोशिकाएं हैं, यानी कि इनमें कोई भी रंग नहीं होता है।
ठीक है। इसके बाद इन कोशिकाओं में यानी कि रेड जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं आपकी WBC, इनमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। RBC में नहीं पाया जाता था, इनमें पाया जाता है। इनका जीवन काल 5 से 6 दिन होता है। ऑप्शन में आपको 2 से 5 दिन भी मिल सकता है, तो आप जो जैसा ऑप्शन मिले उस हिसाब से लगाइएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन इनमें नहीं पाया जाता है, इसी कारण ये कैसी होती हैं, सफ़ेद कलर की होती हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन इनमें नहीं पाया जाता। एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं और इनका जो मुख्य कार्य रहेगा वो क्या रहेगा, प्रतिरक्षा करना। प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो WBC ही बनाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो कौन उत्पन्न करेंगी, WBC। रोगों से लड़ने की क्षमता, ठीक है। तो इनका मुख्य कार्य क्या रहेगा, प्रतिरक्षा करना। और RBC का मुख्य कार्य क्या होता था, O2 यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। उनका जीवन काल कितना था, 120 दिन, और इनका 5 से 6 दिन या फिर 2 से 5 दिन, जैसा ऑप्शन मिले आप वैसे लगाइएगा, ठीक है। उनमें RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होगा इसमें। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, बट इनमें केंद्रक पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पर होता है, तो इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इनका जीवन काल है 7 से 10 दिन और इनका मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाना। जब चोट लग जाती है तो उस टाइम पर खून निकल के आता है और आप देखें तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो खून जम जाता है। जब चोट लगती है तो जब खून निकलता है कुछ टाइम बाद वो खून अपने आप जमने लगता है, जमता है कि नहीं, तो बस रक्त को जमाने का काम यानी कि उसका थक्का बनाने का काम कौन करती हैं, प्लेटलेट्स करती है। इनकी कमी से भी क्या काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। डेंगू जो बीमारी है उसमें इन्हीं की कमी हो जाती है। आगे आते हैं रक्त के कार्य पर। रक्त के यानी कि ब्लड के कौन कौन से मुख्य कार्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये पूछ सकते हैं। इस पर स्टार बना लीजिए नहीं तो। चलिए, क्या है पहला कार्य, इसका पहला कार्य आपका रहेगा ऑक्सीजन गैस व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। पूरे ब्लड में क्या है, बस ब्लड जो है वो परिवहन का ही काम करता है। आपको बस ये ध्यान रखना है किस किस का परिवहन करता है, तो गैसों का तो परिवहन करता है। चाहे तो आप दोनों गैसों के नाम लिख दीजिएगा, सीधे सीधे लिख दीजिएगा, गैसों का परिवहन करना एक काम ये हो जाएगा। पोषक तत्वों का भी परिवहन कौन करता है, ब्लड ही करता है, ठीक है। जो भी हमने खाना खाया उस खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं, उनको अवशोषित करने के बाद उनका परिवहन करने का काम भी किसका है, रक्त का ही है। उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है और जाके जैसे आपकी जो किडनी है वो क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है। तो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन भी ब्लड ने किया और वहाँ जाकर फिल्टर हो गया, यानी कि जो रक्त है वो अलग हो जाता है, जो हमारी उत्सर्जी पदार्थ हैं वो अलग हो जाते हैं किडनी के माध्यम से। तो यहाँ क्या है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन भी हो गया। रोगों से बचाव, WBC पाई जाती है भाई उसमें, तो रोगों से बचाव की क्षमता भी उत्पन्न करता है। शरीर के तापमान का नियंत्रण करेगा और थक्का जमाने का काम भी करता है। जब चोट वोट लग जाती है, ब्लड निकल आता है तो उसको जमाने का काम भी, कि उसमें कितनी है, 3 रक्त कणिकाएं हैं आपकी। कौन कौन सी हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, 2 आपके प्रोटीन है, फाइब्रिनोजिन और हिपेरिन। दोनों प्रोटीन को ध्यान रखिएगा। फाइब्रिनोजिन और हिपेरिन प्रोटीन का काम क्या है, ये दोनों ही प्रोटीन सबसे पहली बात कहाँ से निकलते हैं, तो यकृत से निकलते हैं। यानी कि जो यकृत है इसी में ये दोनों प्रोटीन बनेंगे, यानी कि लिवर। इसको इंग्लिश में भी नाम ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वहाँ पर ये इंग्लिश का नाम ही हिंदी में दे देंगे, लिवर दे दिया या किडनी दे दी। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी से लिख के बताइए कि किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं। यकृत या हिंदी शब्द है और लिवर क्या है, इंग्लिश का है। तो जो फाइब्रिनोजिन है और आपका हिपेरिन है, दोनों ही यकृत में ही बनते हैं और बस काम अलग अलग है। काम क्या है, फाइब्रिनोजिन जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है और जो हिपेरिन प्रोटीन है वो रक्त को जमने से रोकता है। दोनों ही प्रोटीन हैं आपके। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बह रहा है, वो जम क्यों नहीं रहा, वो भी आपका क्या है, हिपेरिन की वजह से। और जैसे ही बाहर निकलता है जमने में, तो वो आपकी दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि रक्त का थक्का जमाने में कौन, फाइब्रिनोजिन। ये पूछा गया था 2021 में कि इसका कार्य क्या है, और हिपेरिन का कार्य है कि रक्त को ना जमने देना। आगे बढ़ते हैं रक्त वर्ग के बारे में कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। तो जो आपके रक्त वर्ग हैं वो कुल 4 भागों में बांटे गए हैं और सबसे पहले इसको बांटा था कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने, लैंड स्टीनर ने बांटा है। कौन कौन से 4 ग्रुप हैं, तो पहला है आपका रक्त वर्ग ए, दूसरा बी वर्ग, फिर AB वर्ग और O वर्ग। तो ये पूछे गए थे
17 में कि कितने रक्त समूह या रक्त वर्ग हैं। रुधिर वर्ग भी लिख के आ सकता है, तब भी आपका यही है, कंफ्यूज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, ब्लड बैंक किसे कहते हैं। तो ब्लड बैंक आप जानते हैं जहाँ पर रक्त को क्या होता है, एकत्रित करके रखा जाता है। जब ज़रूरत पड़ जाए तो जिस व्यक्ति को ज़रूरत पड़ रही है उसको हम रक्त वहाँ से उठा करके दे दें, यानी कि रक्त वहाँ से उसको उपलब्ध करा दिया जाए। तो ब्लड बैंक क्या है, एक ऐसा स्थान है जहाँ विभिन्न वर्गों के रुधिर सुरक्षित एवं संग्रहित रहते हैं, ब्लड बैंक कहलाती है। यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी ब्लड है काफ़ी सारे अलग अलग वर्गों का, यानी कि ए वर्ग हो गया, बी वर्ग, ओ वर्ग, ठीक है, जो भी रक्त समूह है उन सभी के वर्ग के समूह के जो रक्त हैं उनको एक स्थान पर इकट्ठा कर देना ही क्या कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है। और जब आवश्यकता पड़ती है तो उस ब्लड बैंक से हम ब्लड को निकाल करके जिस व्यक्ति को ज़रूरत है उसको उपलब्ध करा देते हैं। ठीक है, रक्त का आदान प्रदान क्या होता है, तो रक्त का आदान प्रदान का इसको हम रक्ताधान या रुधिराधान भी बोलते हैं। ठीक है, अगर रक्ताधान लिख के आ गया तो आप परेशान हो जाएंगे। रक्ताधान का मतलब क्या है, रुधिर का आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को रुधिर दे देना। जैसे किसी के चोट लग गई बहुत ज़्यादा, उसका रक्त बहुत ज़्यादा बह गया, तो उस टाइम पर उसको क्या होगी, रक्त की ज़रूरत पड़ेगी और उसको रक्त उपलब्ध करा देना किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा ही क्या रहेगा, हमारा रक्त का आदान प्रदान। यानी कि क्या बनेगी यहाँ पर लिखने के लिए, किसी मनुष्य का रक्त किसी अन्य मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में स्थानांतरित कर देना ही रक्ताधान कहलाता है। रक्त की कमी होने पर रक्त चढ़ा करके रक्त की कमी को पूरा कर दिया जाता है। जब कमी हो गई रक्त में तो एकदम से तो रक्त बन नहीं जाएगा, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त लेकर के और उस व्यक्ति को दे देंगे। बट ये भी ध्यान रखना है कि उसी ब्लड ग्रुप का होना चाहिए, ठीक है, दूसरे ब्लड ग्रुप का नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि रक्त देने वाले को हम क्या बोलते हैं, दाता बोलते हैं, और जो रक्त लेता है उस लेने वाले को बोलते हैं ग्राही। अब ये देख लीजिएगा कि कौन सा रक्त समूह है जो किस किस को दे सकता है। यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं देने वाले, यानी कि ए बी और ओ वर्ग, और यहाँ लिखे हुए हैं ग्राही। तो सिंपल सी बात है इनको याद करने के लिए कि जो ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ये सभी को अपना ब्लड दे देगा, यानी कि रक्त वर्ग ए को भी दे देगा, बी को भी दे देगा, ए बी को भी और ओ को भी, ठीक है, सबको दे देगा। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि जो जिस रक्त वर्ग में आता है वो अपने वाले को तो देगा ही देगा। जैसे ए रक्त वाला ए को तो देगा ही, बी वाला बी वाले को तो देगा ही, और ए बी वाला ए बी वाले को देगा ही। इसके बाद तीसरी विशेषता क्या है कि जो ए बी रक्त समूह है ना, ये बस खुद को मान लीजिए ए बी वाले को ही देता है, बाकी किसी को भी नहीं देगा। और जो ए और बी वाले हैं ये ए बी वालों को भी दे सकते हैं, बाकी किसी को नहीं दे सकते। तो इस तरीके से यहाँ से आपकी चीज़ें बन जाएंगी। टोटल कहने का मतलब क्या है कि रक्त समूह ए की बात करते हैं तो ये किस किस को रक्त दान कर सकता है, तो ये अपने को तो देगा, यानी कि अपने रक्त समूह वाले को दे देगा, ए वाले को दे देगा, और साथ साथ ए बी वाले को भी दे देगा। बी वाले की बात करते हैं तो बी वर्ग का जो दाता होगा वो बी वर्ग को तो दे देगा, साथ साथ ए बी को भी दे देगा। इसके बाद बात करते हैं रक्त वर्ग ए बी वाले की। रक्त वर्ग ए बी वाला सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले को ही देगा और किसी को ये नहीं दे सकता। और ओ रक्त वर्ग की बात करते हैं तो ओ रक्त वर्ग वाले जो है ना वो सभी को रक्तदान कर सकते हैं, ठीक है, ये स्पेशल होते हैं भाई, ये सबको रक्तदान कर सकते हैं। और इसी कारण हम क्या कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता बोलते हैं। एक सेकेंड, ओ ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं, और ए बी ब्लड ग्रुप को हम सर्वग्राही बोलते हैं। ध्यान रखना इन दोनों ही पॉइंट्स को। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका बिंदु, इम्पॉर्टेंट डाल देती हूँ, यहाँ स्टार भी बना देती हूँ ताकि आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर। ये क्या होता है, तो रक्त जो है हमारा बंद वाहिनियों में यानी कि शिरा और धमनियों में बहता है, और जब ये शिरा व धमनियों में बहता है तो ये बहते समय वाहिनियों की दीवारों पर कुछ दबाव डालता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रक्त दाब बोलते हैं।
ठीक है। जब हृदय की प्रकुंचन की स्थिति होती है तो उस टाइम पर दाब अधिक होता है, और जब हृदय के शिथिलन की अवस्था होती है तो वहाँ पर दाब कैसा होता है, कम होता है। जब प्रकुंचन की स्थिति होगी तब आपका अधिक, और जब शिथिलन होगा तो दाब कम होगा। ठीक है, आपने देखा होगा ना, धक 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 आवाज़ आती है रक्त, उस टाइम पे क्या पंप कर रहा होता है ब्लड को। तो क्या रहेगा आपका रक्तदाब मापक यंत्र क्या है, तो रक्तदाब मापने का यंत्र होता है स्फिग्नोमैनोमीटर, और स्वस्थ मनुष्य का जो बीपी होता है वो क्या होता है 120 और 80। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन दोनों को ही याद कर लीजिएगा। मापक यंत्र भी पूछ लेते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर, और स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तदाब है वो कितना है 120 to 80। ठीक है, 120 और 80 दो रहते हैं ना आपके बीपी। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, जो आपका नया चैप्टर रहेगा रक्त संबंधी रोग। यहाँ पर हम उसको अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, अब जो भी क्लास है उसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और साथ साथ जिन्होंने PDF परचेज़ की थी उनको मैंने सारे के सारे जो भी नोट्स है वो प्रोवाइड करा दिए, साइंस और हिंदी के, और आपका भी बचा हुआ है शांति शिक्षा और शायद इंग्लिश, तो वो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगी, और आरंभिक शिक्षा भी 2-3 बचे हुए हैं वो मैं करा दूंगी। ठीक है, बाकी सारे पहुँच चुके होंगे आप लोगों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।